गुड मॉर्निंग क्लास 8 हिंदी लिटरेचर में आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुभागी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरे भाग में हम देखेंगे कि आगे एक पुत्र और एक पुत्री के भाव किस प्रकार से व्यंजित हैं, किस प्रकार से दिखाए गए हैं और उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन होता है, पुत्र होता है या पुत्री होती है, कौन और धर्म के मार्ग पर चल करके एक अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ करके कौन जीतता है और कौन हारता है और किस प्रकार से इनमें भेदभाव दिखाई पड़ रहे हैं और क्यों मुंशी प्रेमचंद ने लड़की और लड़कियों में भेदभाव करने के भाव को खत्म किया है। हमें तालीम दी है कि हमें किसी भी प्रकार से न हमें लड़कों और लड़कियों में किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज का दौर, वर्तमान का जो दौर चल रहा है, ये भी दौर हमें शिक्षा देता है, हमें एक तालीम देता है कि जो शिक्षा हम अपने बच्चों के प्रति यानी जो लड़कों के प्रति करते हैं वही शिक्षा, वही व्यवस्था अगर हम लड़कियों के प्रति भी करते हैं तो ये देखने को मिल रहा है कि लड़कियां क्या अपनी प्रतिभा से, अपनी योग्यता से लड़कों को भी मान दे रही हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़कर के अग्रणीय होकर के अपने प्रतिभा को निखार रही हैं और अपना नाम रोशन कर रही हैं, समाज और देश की सेवा में अपने भाव को लगा रही हैं, अपने कर्म को लगा रही हैं और अपने परिवार के नाम को भी आगे बढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्योंकि प्राचीन समय में क्या होता था कि लड़कों के वो ज़्यादा मान्य होते थे, उनकी मान्यता अधिक होती थी, उनको सभी अधिक मानते थे। किसी कुल परिवार में लड़के को क्या होता था, उनको अधिक प्रेम दिया जाता था, अधिक दुलार दिया जाता था और लड़कियों की क्या होती थी, उपेक्षा होती थी। तो इन उपेक्षाओं को केंद्रित करके ऐसे लेखकों ने, ऐसे कवियों ने इन पर ध्यान दिया कि हर योग्यताएं, हर प्रतिभा होते हुए भी लड़कियों की समाज में, परिवार में, देश में उपेक्षा के भाव से देखा जाता है। तब ये बात चिंतन योग्य हो गई कि तमाम ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनमें लड़कियां भी क्या डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक कुछ भी बन सकती हैं, उनके अंदर भी योग्यता है। तो उनकी योग्यताओं को मारा जा रहा था, देश की प्रतिभाओं को दबाया जा रहा था और जो उन पर अत्याचार भी हो रहे थे, अन्याय जो हो रहे थे, उसके प्रति भी बहुत चिंतनीय बात सोची गई कि बहुत चिंतन करने वाली बात है। तो इन सब बातों को लेकर के कोई साहित्यकार, लेखक, कवि अपने भावों को, अपने विचारों को लेखबद्ध करता है, चाहे वो कहानी के माध्यम से करे, चाहे किसी निबंध के माध्यम से करे, चाहे किसी नाटक के माध्यम से करे, चाहे किसी उपन्यास पर ध्यान केंद्रित करके करे, किसी न किसी शैली में, किसी न किसी विधा में उस पर ध्यान केंद्रित करके उसके भाव जो अधर्म के होते हैं, जो अन्याय अत्याचार के प्रति होते हैं, उनका विरोध करके एक न्यायिक लेखन करता है, एक न्यायिक बात करता है और एक हमें तालीम, एक हमें शिक्षा देता है कि हम इस प्रकार के भाव को हमें दूर रखना चाहिए और एक समग्र और विकसित समाज का निर्माण करने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। तो हमें भी हमेशा ऐसे भाव रखने चाहिए कि हमें किसी प्रकार से लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही प्रेमचंद की कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से एक काल्पनिक कहानी हो सकती है, पात्र काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि मुंशी प्रेमचंद जी जो भी कार्य करते थे यथार्थ रूप से करते थे। उनका जो उपन्यास हो या कहानी कोई होती है वो यथार्थ शैली पर आधारित होती है और यही यथार्थ दिखाई पड़ रहा है कि पुत्री और पुत्र में कितने भेदभाव लोग रखते हैं, कैसे लोग पुत्रों के प्रति स्नेह अधिक रखते हैं, पुत्रियों के प्रति स्नेह कम कर देते हैं। ठीक, तो ये भाव गलत है। हमें सबको बराबर प्रेम देना चाहिए, सबको बराबर शिक्षा, हर प्रकार सब बराबर ही आचरण हमसे करना चाहिए, हमारे द्वारा होना चाहिए। ये अगर हम एकांगी व्यवस्था करते हैं तो बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि आपकी जो भी संतान है सब बराबर के हकदार। तो यहाँ पर एक शिक्षा यही दी जा रही है कि हमें किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब आगे के अनुच्छेद में हम और देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से पात्रों के माध्यम से लड़कियों के जो मनोदशा है, जो
लड़कों की जो मनोदशा किस प्रकार से अंतर स्पष्ट होकर के जो लड़की है, लड़की जात की जो है संतान है, वो किस प्रकार श्रेष्ठ दिखाया जा रहा है इस कहानी में। और उनकी श्रेष्ठता को देख करके हमें तालीम मिल रही है, एक शिक्षा दे रहे हैं, दिया जा रहा है इस कहानी के माध्यम से। ठीक है, तो इसको हम पढ़ें और इसके विषय में और जानें। ठीक, अब हम आगे के अनुच्छेद और भी पढ़ते हैं, इनके देखते हैं कि इसमें क्या क्या बात आगे लिखी है। ठीक है, फिर मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना ना लिखा था। क्या था, महतो जो थी वो सुखी थी, अपने काम करती थी, अपने माता पिता के संरक्षण में भी थी और काम करके बहुत सुखमय जीवन वो आगे व्यतीत कर रही थी। लेकिन ज़्यादा दिन तक ये बात नहीं चल रही, क्योंकि इसमें शायद आ गया। शायद का मतलब संदेह हो गया फिर कि मतलब कि शायद यह सुख बहुत दिनों तक भोगना ना लिखा था। उनको यह सुख जो था बहुत दिनों तक लिखा नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि 60-8 दिन से महतो को बहुत तेज बुखार हुआ है, बहुत तेज बुखार था, यानी 2 महीने 2 महीने नहीं, 7-8 दिन से, मतलब एक हफ्ता से क्या हुआ था कि जो महतो को बहुत तेज बुखार हुआ था। महतो जो थे उनको बहुत क्या हुआ था, बुखार आ गया था। ठीक है, लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वो पानी ले तब उनके हाथ पांव ठंडे हो गए। हाथ पांव ठंडा होना मतलब क्या हो गया, मुहावरा हो गया, इसका मतलब होता है मर जाना। ठीक, तो क्या हुए हो, जब वो पानी मांगे तो उनके हाथ पांव ठंडे हो गए और मर गए हो। फिर सुभागी उनकी यह दशा देखते रामू के घर गए और बोली, भैया चलो देखो, आज दादा ना जाने कैसे हुई जाते, 7 दिन से बुखार नहीं उतरा। रामू चारपाई में लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम के देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जाओ मरने लगे तो मुझे बुलाने आई। ये जवाब है पुत्र का। कितना बड़ा अंतर है भाव विहलता का। ठीक, इस भाव विहलता में कितना अंतर है। पुत्र ने तुरंत जवाब दे दिया, कहा कि जाइए तुम उनका देखभाल करिए, जब तक जीवित थे तो तब तक तुम उनको प्रिय थी। ठीक, और मैं क्या था, उपेक्षित था। लेकिन यहाँ पर जब बहन आती है भाई को बुलाने तो भाई ने जवाब दे दिया। ये अंतर है पुत्र में। और एक पुत्री जो थी वो कितने पिता के प्रति सेवा भाव में कितनी समर्पित है, इसको दिखाया जा रहा है। ठीक है, सुभागी ने फिर उनसे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गए। उधर सज्जन सिंह जो ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुभागी के साथ भागी चले आए। वहां पहुंचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी। नाड़ी देखी बहुत धीमी, समझ गए जिंदगी के दिन पूरे हो गए। सज्जन ने होकर बोले, अब कैसी तबीयत है? महतो जैसे नींद जाकर बोले, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझाया और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। इससे निश्चिंत रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन रामू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। मैं तो नहीं भैया, उस पापी का मुंह में नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। गोदान तैयारी मतलब होता है कि गऊ की पूंछ पकड़ा करके उनसे क्या कराया जाता है, उनसे कराया जाता है गौदान पढ़ा करके गौ की पूंछ कुछ दान कराया जाता है। दान कराने के बाद ये परंपराएं हैं हिंदू धर्म की, तो उनको दान कराकर होता है कि इनकी क्या हो जाती है, मरने के बाद इनकी मुक्ति हो जाती है। तो यही बात इसमें लिखी जा रही है। और क्या है कि जब हाथ पाँव के ठंडे हो गए थे तो ये मरणासन हो गए थे, मतलब मरने के पूर्ण करीब थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि नज़दीक जब मरने के आगे सज्जन सिंह के गांव की जो हकीम थे, रहने वाले थे, वो क्या तुमको देखा तो उनको समझ गए कि ये उनकी मृत्यु करीब है। इनकी अंतिम इच्छा जो पूछी उसको बताया और अंतिम बात जो थी उनको बताया। फिर इनका गोदान करा दिया गया। गोदान कराने के बाद फिर क्या हुआ, रामू को गांव भर ने समझाया पर वह अंत्येष्ट करने पर राजी न हुआ। वह बोला, जिस पिता ने मरते समय मेरी मुँह देखना स्वीकार नहीं किया, मेरा बिना पिता है, मैं नाम उनका बेटा हूँ। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की, सुभागी ने सारी व्यवस्था की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे। जब 13वीं का समय आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। ठीक है, मतलब उसने व्यवस्था भी कर ली थी, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा के लिए रखा हुआ था, पैसों की व्यवस्था
इसे कहते हैं सृजनशील बालक मनोविज्ञान में, जो अपने खर्चों में कटौती करके कुछ पैसों को अपने भविष्य के लिए पूंजी रूप में रख लेता है, उन्हें कहते हैं सृजनशील बालक। इसे एक रचनात्मक विचार कहते हैं, जो रचनात्मक अपने जीवन की उन्नति के लिए सहायक होते हैं। ऐसे बालक आगे चल कर के क्या होते हैं, बहुत उन्नत भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं और नाम भी अपना रोशन करते हैं। तो ऐसे विचारधारा एक तालीम ये भी मिल रही कि हमें भी सृजनशील होना चाहिए। ठीक है, इस सुभागी पात्र के माध्यम से इस कहानी में बताया गया कि हमें भी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमें भी सृजनशीलता हमारे अंदर भी के भाव होने चाहिए, हमारे अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये रख लिया था इन्होंने सेवा के लिए। लेकिन जब पिता नहीं रहे तो वो क्या किया कि सभी लोग सोचेंगे कि अब इनका काम क्रिया, अंतिम संस्कार और पिंडदान, तमाम ऐसे काम कैसे होंगे। ठीक है, लेकिन वो पैसों को जमा कर लिया। अब उसने सारे जो उस प्रक्रिया में जो भी अपव्यय होना था या व्यय होना था, उस पर जब वो सब करने लगी तो सभी लोग अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित करने लगे। ठीक है, कि पैसों की व्यवस्था हो गई बिना कर्ज के लिए। ठीक, आगे देखिए, 13वें के दिन सारे गांव के लोगों का भोज हुआ, चारों तरफ वाहवाही मच गई। अब उसकी क्या हो गई, बड़ाई होने लगी सुभागी की। ठीक है, उसके सद्गुणों की क्या हो गई, प्रशंसा होने लगी। सद्गुण की प्रशंसा सब जगह होती है। ठीक है, ये लेकिन बहुत कठिनाई के बाद सद्गुण की प्रशंसा प्रारंभ होती है। बहुत कठिनाई हमें सहना पड़ता है, बहुत दुख सहना पड़ता है, और सद्गुणों को अपनाने के लिए हमें तमाम मुसीबतों, तमाम परिश्रम को करना पड़ता है, तब हमें सद्गुण की प्राप्ति होती है, तब हमारा नाम रोशन हो पाता है। उसमें कई प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। ठीक है, फिर पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थककर सो गई, केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे या सब काम कर लेना। वो हर काम निपटा करके सुभागी का क्या एक मनोदशा दिखाया जा रहा है कि सुभागी जो थी वो प्रत्येक कार्य को जब पूर्ण कर लेती थी तभी वो विश्राम करती थी। तो सारा काम ये उस समय भी कर रहे हैं, क्योंकि समय क्या हो गया था, बहुत आगे चला गया था, मतलब आधी रात के करीब होने वाली थी। तब वो क्या था, सुभागी काम में व्यस्त थी। तब वहाँ के सज्जन सिंह जो थे वो उसी गांव के, तो उनको कहा कि तुम सवेरे इस काम को कर लेना, उनके पास सहानुभूति व्यक्त की। लेकिन सुभागी क्या कर रही थी कि अपने काम को पूर्ण करने के बाद ही वो कोई विश्राम करती थी। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है कि वो काम पूरा कर लेती या नहीं, आगे देखते हैं। सुभागी ने कहा, भी थकी नहीं हो दादा, आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए खर्च हुए। सज्जनवा पूछकर, क्या करूँ बेटी सुभागी, कुछ नहीं ये हुई। सज्जन, कोई 3000 रुपये होंगे। सुभागी ने सुचकाते हुए कहा, मैं इन रुपए के देनदार हूँ। पति के देहांत के बाद से लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। सुभागी ने आगरा पर चौके में जाती, मगर निवाला गले के नीचे नहीं उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए। उसने खुद खाया हो, आप उस नियम को कैसे तोड़े। ठीक है, मतलब हर धर्म को निभाते हैं। अब इसमें कई धर्म जुड़े होते हैं। पुत्री होती है घर पर अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है, फिर जब उसके दूसरा परिवार में जाती है वहाँ पर भी अपने सारे धर्मों का निर्वाह करती है। तो कितने भी कई प्रकार के धर्मों का यहाँ निर्वाह करते हैं। तो यहाँ की बेटी, जब उसके पुत्र ने अंत्येष्ट करने से मना कर दिया तो उसकी बेटी ने सारा सहयोग किया, अपने पिता के लिए हर काम क्रिया के लिए पैसों का इंतजाम किया, सब कुछ। एक पुत्री का फर्ज भी अदा किया और एक बेटे का भी फर्ज अदा कर रही है यहाँ पर। तो इसी कारणों से एक बेटी जो होती है वो एक पुत्र के फर्ज को भी अदा कर सकती है और पुत्री का भी फर्ज अदा कर सकती है होने का, एक बहू होने का भी फर्ज अदा कर सकती है, हर फर्ज अदा कर सकती है। लेकिन एक पुत्र होता है वो बेटी का फर्ज नहीं अदा कर सकता। ठीक, बेटी नहीं बन सकता है और न किसी की बहन बन सकता है, और जो बेटी होती है वो अपने भाई की बहन बनकर उसकी फर्ज को पूर्ण कर सकती है। तो बेटियां कई फर्जों को पूर्ण कर सकती है, कई कर्तव्यों को निर्वाह के साथ कर सकती है, लेकिन बेटे ऐसा काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें यहाँ तक ये बात इसलिए और लिखी जा रही है कि हमें बेटों से ज़्यादा बेटियों के प्रति प्रेम आलिंगन होना चाहिए। ठीक है, उनके प्रति उपेक्षा का भाव नहीं बल्कि उनके प्रति प्रेम का भाव अधिक होना चाहिए। इसमें ये भी दिए जा रहे हैं।
तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव तो नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं है तो भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। आखिर उसे खांसी आने लगी, दुर्बलता ने जल्दी खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे, ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती, उनके पास बैठे तो बाहर काम कौन करे। माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका अंतिम समय भी आ पहुँचा। महतो को भी तो यही बुखार था। गांव में और किसे फुर्सत की दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 15 दिन भी वह संसार से विदा ले गई। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना, मेरी भगवान से ही प्रार्थना, अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से ही जन्म लो। ठीक है। तो वो क्या उसके माता पिता के जो फर्ज थे सुभागी ने किए। 15 दिन के बाद क्या हुआ था कि उनकी माता का भी देहांत हो गया सुभागी के। ठीक है। लेकिन जैसे उन्हें पिता की सेवा में कोई फर्ज नहीं छोड़ा, अपना कोई कर्तव्य नहीं छोड़ा, दूर नहीं भागी, उसी प्रकार मेरी माता का भी बहुत सेवा की और माता ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया कि जिंदगी जीवन भर सुखी रहो, कभी भी तुम मेरे संतानों में जन्म लो, तुम ही जन्म लो, फिर तुम मेरी संतान बनो। इतनी खुश थी उनकी आत्मा, माता पिता। तो जब माता पिता कहते हैं ईश्वर से बड़े होते हैं। ठीक है। जननी जन्मभूमि स्वर्गदापी गरीयसी, जननी माता पृथ्वी और आकाश से बड़ी होती। जब पृथ्वी आकाश से बड़ी हो तो ईश्वर से बड़ी हो गई ना। तो जब ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो हमें अपने माता पिता का भी एक तालीम मिले कि हमें पूर्ण रूप से दिलों और हृदय भाव से हमें पूर्ण सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। ये हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा जो काम करते हैं, हमारा जीवन को आगे बढ़ाते हैं। या कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमें जन्म देते हैं, इतना जन्म देकर हम बड़े कर देते हैं, उनका हम ऋणी हो जाते हैं। हमें उनके ऋण को, उनकी आज्ञा, उनकी सेवा सोचा करके ही पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है। तो माता के ध्यान व सुभागी जीवन के लिए केवल एक लक्ष्य रहेगा, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार शक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वो रात को आटा पीसती। 30वें दिन 300 रुपये लेकर वह सज्जन के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता। ठीक है। रात दिन मेहनत, उसमें 300 रुपये की बहुत बड़ी औकात थी। 300 रुपये 3 लाख के बराबर था, 4 लाख के बराबर था। तो वहाँ पर क्या होता, वो रात दिन मेहनत करते हो, जो पैसे एकत्रित करते थे, तो महीने में 300 रुपये निकाल करके वो क्या जाता था, जो कर्ज था सज्जन सिंह का, जो पैसे लिए थे सेवा सूट से उतरे रहे और काम क्रिया के लिए, उसको चुकाने के उनके घर पहुँच जाती हर महीने। ठीक है। और साथ साथ परिवार खर्च भी चलाती थी। फिर अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके बाद फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती। अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन में कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे एक प्रार्थना कहूँ मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने किताब बात देकर कहा, दादा आपकी बात न मानूं तो किसकी बात मानूंगी सज्जन। मैंने अब तक तुमसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुका दिए, मेरा तुम्हारा ऊपर कोई एहसान नहीं है। बोलूं कहूँ सुभागी आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन देखो इनकार न करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपने मुंह फिर न दिखाऊंगा। सुभागी क्या क्या है सज्जन, मेरी इच्छा कि तुम मेरे घर की बहू बन के मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास करता हूँ मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है, बोलो मंजूर करती हो। सुभागी दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार। सुभागी मैं आपको अपने पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर आकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली, मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। देखा यहाँ पर निष्कर्ष निकल गया कि सुभागी ने रात दिन मेहनत करने के बाद सारे पैसे ऋण चुकता कर दिए। ऋण चुकता अपने माता पिता की सेवा की, हर फर्ज को बाखूबी निभाया और बाखूबी भी किया। फिर बाद में क्या, जब उनकी माता ने उनको आशीर्वाद दे गई थी कि तुम सदा सुखी रहो, कभी भी जन्म लो मेरे संतान के रूप में, तो फिर आशीर्वाद देने के बाद वो क्या हुआ कि वो सही में उसका जीवन सुखमय हो। क्योंकि सज्जन से एक धनाढ़ व्यक्ति थे, धनाढ़ व्यक्ति में विधवा होने के बाद भी उसकी क्या हो गई, एक धनाढ़ एक सम्मानित परिवार में उसके पुनर्विवाह हो गया।
और उसका जीवन क्या होगा, सुखमय हो गया। तो यहाँ पर सुभागी के व्यक्तित्व कौशल, उसके व्यक्तित्व विचार, उसके परिश्रम आज की यहाँ पर चर्चा की गई और एक बेटी के जो योग्यताएं होती हैं उन पर एक ध्यान केंद्रित करके कहानी उनकी बात को लिखा गया। यहाँ बेटों के भाव को दिखाया गया और बेटी के कर्तव्य भाव को दिखाया गया। तो यहाँ श्रेष्ठ कौन ठहर रहा है, एक बेटी ठहर रही है, ठीक है। तो लेकिन आज भी के दौर में, वर्तमान समय में क्या होता है कि हम आज भी बेटी और बेटियों में क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, ठीक। उनके बेटियों की उपेक्षा करते हैं, बेटों को ज़्यादा स्नेह देते हैं, ज़्यादा प्रेम देते हैं, तो ये गलत है। वर्तमान समय में बेटियां और बेटे दोनों एक समान हैं, दोनों के प्रति हमें पूरी सहानुभूति रखना चाहिए, पूरी प्रेम भाव रखनी चाहिए, क्योंकि बेटियां कभी माँ पिता से विचलित नहीं होती, जबकि बेटे क्या हो जाते हैं, बगल हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन बेटियां कभी अपनी माता पिता के हमेशा एक कृतज्ञ भाव रहता है, उनके अंदर हमेशा अपने परिवार के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति क्या होता है, प्रेम होता है। तो ये अंतर है। तो ये तालीम है, एक शिक्षा है कि हमें किसी भी प्रकार से कभी भी हमें किसी प्रकार से बेटी और बेटों में भेदभाव नहीं करना चाहिए और न इनसे किसी चीज़ से अंतर करना चाहिए, ना ही शिक्षा में, ना ही किसी चीज़ में, ठीक है। तो ये प्रेमचंद की कहानी बड़े ही उद्देश्यपूर्ण है, बड़े ही यथार्थ पर आधारित कहानी और उपन्यास हैं। जितने भी कहानी उपन्यास इन्होंने लिखा है बिल्कुल यथार्थ पर ही आधारित हैं और यथार्थ पर लिखना इनकी एक शैली है। तो आप लोग भी ये शिक्षा आपको समझ में आई होगी, इनकी कहानी भी पसंद आई सुभागी और इनके सुभागी व्यक्तित्व के भी आपको पसंद आया होगा। और जो भी पात्र जिस तरीके से थे, जो एक पूर्ण कहानी का जो नियम होता है, जो पूर्ण कहानी होने का जो केंद्र होता है, मुंशी प्रेमचंद ने उनका प्रयोग किया है। अर्थात कथोपकथन बातचीत की शैली जैसी होनी चाहिए, उस प्रकार से ग्रामीण भाषाओं का प्रयोग किया है और फिर पारमार्जित भाषाओं का प्रयोग किया है, पारमार्जित का शास्त्रीय मुहावरों का भी प्रयोग किया है और जो केंद्र में लिख करके पुत्री को केंद्र में लिखकर लिखा है, लड़की के केंद्र में, उसको भी स्पष्ट रूप से इन्होंने क्या है उसको उनके व्यक्तित्व को दिखाने में बहुत सफलता प्राप्त की है मुंशी प्रेमचंद ने। और ये एक शिक्षा भी हमें पूर्ण रूप से दे दिया कि हमें किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आज ये दूसरा पार्ट आपने सुभागी कहानी का पढ़ा मुंशी प्रेमचंद जी के। अब हम अगले पार्ट में आपको नए अध्याय में नए पाठ को पढ़ाएंगे, उसके विषय में आपको ध्यान केंद्रित कराकर उसका भी मार्गदर्शन आपको करेंगे और इसका PDF बना करके आपके हम वीडियो पर, जो भी PDF अभी नहीं बना है, जिस पाठ का PDF अभी नहीं दिया गया है, उस पाठ का PDF बना करके हम क्रमवार भेजते रहेंगे। आप लोग अपने कॉपी पर लिखते रहिए और उसको पढ़ते रहिए। आपकी एग्जाम अब नज़दीक आने वाले हैं तो उसको आपकी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, वॉच फॉर वीडियो।